हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे शुयंग मारा जा चुका था और शुयंग के मरते ही यहाँ पे चारों तरफ जो फोग था ना, जो कोहरा था, वो गायब हो चुका था। अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोहरा एक छलावा था, एक माया जाल था, जो कि यहाँ पे सिर्फ विंग और वांग जी को ना भटकाने के लिए लगाया गया था। लेकिन अब जब उसका मेन, वो कहते हैं ना, मेन रूट ही गायब हो गई हो तो पेड़ फिर कहाँ से खड़ा रह सकता है। इसलिए अगर शुयंग ही मारा जा चुका है तो यहाँ पे वो कोहरा, वो मायाजाल कहाँ से रहता। इसलिए फिलहाल के लिए चारों तरफ एकदम साफ था। लैनवांग जी के अंदर भी जो पॉइजन का असर अभी थोड़ा बहुत दिख रहा था ना, वो भी नहीं रहा। ये अचानक से एक अलग मिरेकल था, ये एक अलग चीज़ थी। मतलब क्या वो जहर भी सिर्फ नाम मात्र के भटकाने के लिए इसको लगाया गया था? शायद हाँ, ये हो सकता है। विंग और लैनवांग जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हुए उन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया, क्योंकि अभी भी जो उनके पास पाउच था ना, वो हरकत कर रहा था, एक्टिव होते जा रहा था। इसका मतलब था कि आसपास ही जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं ना, वो ज़रूर है। उन लोगों ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया और आगे बढ़ते बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे ताबूत, यानी कि जो मरे हुए लोग होते हैं ना, उनके शव जिस बॉक्स में रखा जाता है वो रखे हुए थे। और साथ ही साथ उन ताबूतों, मतलब उसमें शव भी थे, डेथ बॉडीज भी थी। तो वो उस जगह पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे जाते ही सबसे पहले वो देखते हैं कि यहाँ पे वेनिंग और शुयंग, दो सॉरी सॉन्गलैन, वो दोनों भी यहाँ पे हैं। सॉन्गलैन अभी भी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था, क्योंकि उस पर तालिस्मान का असर अभी तक था। शुयंग एक योद्धा था, इसलिए विंग और लैनवांग जी ने उसका अंतिम संस्कार करने का सोचा था। उसको भी एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल देने का उन्होंने सोचा था, क्योंकि एक इंसान की ना इज्जत मेरे हिसाब से उसकी अंतिम यात्रा पे ही दिखती है। अंतिम यात्रा मतलब जो लास्ट आपकी जर्नी है ना, जब आप चार लोगों के कंधे पे जा रहे होते हैं, अगर उस वक्त लोग आपके साथ हैं, आपकी वजह से उनके फेस पे एक सैडनेस है, एक दुख है, और उन लोगों के बीच में बातें चल रही है यार कि ये इंसान एक अलग इंसान था। एक तो होता है इंसान मर गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ शव यात्रा में वो गए हैं, अंतिम यात्रा में वो गए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चलो जाना है यार, संख्या बढ़ानी है। लेकिन कुछ लोगों की जो अंतिम यात्रा होती है ना, वो ऐसी नहीं होती, वो सच में दिल को छू जाने वाली होती है। लाइक इंसान जितने कदम आगे बढ़ाता है ना, वो हर एक उन पलों को याद करता है जो वो उस इंसान के साथ जिया था। भले ही शुयंग की इस वक्त वो स्थिति तो नहीं थी, लोग रिस्पेक्ट तो उसकी कम ही करेंगे, लेकिन हाँ, एक योद्धा होने के नाते उसकी शव को इसी तरीके से फेंक देना भी सही बात नहीं थी। इसलिए लैन वांगजी और विंग ने डिसाइड किया था कि एक बार अगर उनकी ये गुत्थी सुलझ गई तो वो पूरे सम्मान पूर्वक उसके शव को एक अंतिम यात्रा देंगे। यहाँ पे आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने पाउच को बाहर निकाला और उसके बाद जांच करना शुरू किया कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने उस पाउच को खोला और उस तलवार की जो शोल अंदर थी ना, एक आत्मा थी, उसको बाहर निकाला। और उस तलवार ने जाके डायरेक्टली जिस ताबूत के ऊपर जाके वो ठहरा था ना, उस जगह पे जाके विंग और लैनवांग जी ने उस ताबूत को खोला। तो वो दोनों ही बहुत बहुत हैरान थे, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक आधा शरीर था जिसके ऊपर सर नहीं था। लेकिन हाँ, उसके कपड़ों से, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के ये आसानी से कहा जा सकता था कि ये इंसान कोई और नहीं, पूर्व कुल प्रमुख नी है, यानी कि नी मिंगजू है। और अब तलवार भी, जो अभी तक इतनी देर से एक्टिवेट होते जा रही थी, एक अलग सी बेचैनी उस तलवार के ऊपर थी ना, वो शांत हो चुकी चुकी थी। साथ ही साथ तलवार पूरी तरीके से अपने असली रंग रूप में आ चुकी थी। मतलब कि जैसी वो थी ना, उसमें कुछ चीज़ें अनविजिबल थी, उसमें कुछ प्रिंट अनविजिबल था। अब वो पूरी तरीके से क्लियर था, और ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था कि ये बासा, यानी कि नीमिंगजू की ही तलवार थी। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये शरीर आधा यहाँ पे क्यों है और किसने रखा है, इसका सर कहाँ है,
कौन है जो इस शरीर को अभी भी इस तरीके से रखना चाहता है, क्योंकि इस शरीर का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ये जानने के बाद उन लोगों के दिमाग में बहुत 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 सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे पहले पीछे जो था उसको कंट्रोल करना ज़रूरी था, क्योंकि वेन्डिंग उसको ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता था और रिंग के जो तालिस्मान्स थे वो भी ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकते थे। इसलिए फ़िलहाल के लिए सबसे पहले उस पर ध्यान देना ज़रूरी था। यहाँ पे विंग अब सॉन्गलैन की तरफ मुड़ता है, उसके पीछे उसके चारों तरफ देखता है, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उसको पता नहीं कि कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि भले ही बहुत बार वेनिंग भी कठपुतली बन चुका है, लेकिन उसने कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं की, जैसे कि वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। उसके आइज़ एकदम डार्क ब्लैक हो चुकी थी। एक नॉर्मल इंसान अगर कठपुतली बनता है तो वो काफ़ी टाइम के बाद ही सही, लेकिन एक नॉर्मल फॉर्म में आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान हर एक पल अपने आप को, मतलब वो अनकॉन्शियस भी था ना, तो भी अपने आप को एक अलग तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ग्रिप में है, किसी जकड़ में है और उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे छूट जाएगा ना ये तहलका मचाना स्टार्ट कर देगा। विंग उसके चारों तरफ घूमता है। एक चीज़ वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट करता है कि अगर किसी इंसान को अपने काबू पे लेना है ना, तो उसके दिमाग को सबसे पहले अपने काबू में लेना होगा। यहाँ पे विंग जब इस बात को समझ चुका था, उसने धीरे धीरे उसके सर पे हाथ फेरना स्टार्ट किया। उसके पैक, जैसे कि हमने देखा था अनटेम्प्ट में, उसके सर पे कील ठोकी गई थी और उनको वो निकाल देता है। पर जैसे ही उसने निकाला था ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाया था, ऐसे जैसे कि उसकी जान निकल रही हो। विंग ने जल्दी से कुछ तालिस्मान्स निकाले और उनको फिर से उसके ऊपर लगा दिया, ताकि ये अपने आप को ज़्यादा हिला ना सके, कोई हरकत ना कर सके, क्योंकि अभी अभी ये दर्द में है और दर्द में अच्छा खासा इंसान भी ना कोई भी हरकत कर सकता है। इसलिए उसने फ़िलहाल उसको एक स्टैचू बना दिया था और इसी के साथ वो लगभग आधे घंटे तक कंप्लीटली बेहोश रहा। आधे घंटे के बाद जब सॉन्गलैन को होश आया था, तो वो एकदम चेंज इंसान था। वो वैसा नहीं था जैसे कि उस वक्त उन लोगों को मिला था, एक कठपुतली के रूप में नहीं था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि सॉन्गलैन हुआ करता था। सॉन्गलैन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो अपने चारों तरफ देखने लगा। उसको पता नहीं क्यों अभी भी उस इंसान की तलाश थी, जिस इंसान की तलाश में वो इस तरीके का बन चुका था, जिस इंसान को बचाने के लिए वो शुयंग से लड़ा था। शुयंग ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी, वो अभी भी चारों तरफ बस उसी इंसान को ढूंढ रहा था। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो शायद उसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगले ही पल लैन वांगजी ने उसके सामने वो तलवार रख दी थी जो कि शिया सिंचैन की थी। और इस तलवार को देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि या फिर कल्टीवेटर उस तलवार को खुद ही त्याग दे, या फिर अगर वो तलवार कल्टीवेटर के पास नहीं है तो मतलब वो इंसान मर चुका है। सॉन्गलैन शिया सिंचैन को बहुत अच्छे से जानता था। वो कभी भी अपनी तलवार को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करेगा, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ड में हर कोई जानता है कि एक कल्टीवेटर के लिए उसकी स्वॉर्ड क्या है, उसकी तलवार क्या है। उसकी तलवार उसके लिए उसकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर वही उस चीज़ को त्याग रहा है ना, तो वो अब कल्टीवेटर नहीं रह चुका है, एक नॉर्मल इंसान हो चुका है। उसके अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है, कोई आध्यात्मिक शक्तियाँ नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चलते वो उस तलवार का ना इस्तेमाल कर सके, या फिर वो इंसान मर चुका है। और ये चीज़ को रियलाइज़ करते ही ना सॉन्गलैन की आंखों से बिना, मतलब एक पल में ही उसकी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू गिरना स्टार्ट हो चुका था ना, जैसे कि उस इंसान ने आज अपनी दुनिया, मतलब अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा हो, अपनी दुनिया को तबाह होते हुए देखा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं शाओ सिंचैन सॉन्गलैन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर एक पल के लिए सॉन्गलैन, मतलब ये कर सकता ना कि अपनी जान देके उसको बचा सकता, वो ज़रूर बचा लेता, जैसे कि उसने किया था अपनी आंखों को देके उसकी आंखों को बचाया था। वैसे ही शायद वो भी
शायद की तो बात ही नहीं आती। अगर यहाँ पे पॉसिबल होता, अभी भी अगर ये हो सकता, वो ज़रूर करता। वो अपनी जान देके ना शव सिंचैन को एक मौका ज़रूर देता ज़िंदगी जीने का। लेकिन यहाँ पे अब बहुत बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता है। एक इंसान की तलवार अगर उससे दूर है ना, तो मतलब उस इंसान का नाम निशान मिट चुका है। उस तलवार ने धीरे से हरकत की और तलवार फ्लाई करते हुए एक ताबूत के ऊपर जा गिरी। जैसे ही सभी लोगों ने उस ताबूत को हटाया, तो सॉरी, ताबूत के ऊपर जो ढक्कन था उसको हटाया, तो उसके अंदर शव सिंचैन की ही लाश पड़ी हुई थी। और ये देख के सॉन्गलैन और भी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बिलव्ड पर्सन को इस तरीके से इस स्थिति में देखेगा। उसने बचपन से लेके अभी तक जितनी भी लाइफ उसने जीती ना, जब तक वो एक कठपुतली नहीं बना था, उससे पहले उसने जितनी भी लाइफ जीती ना, उसने हमेशा यही इमेजिन किया था कि उसकी लाइफ हमेशा सॉन्ग शाओ सिंचैन के पास होगी। शाओ सिंचैन और उसकी एक हैप्पी लाइफ होगी, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने एक अलग दुनिया बसाएंगे। उसे इस कल्टिवेशन वर्ड से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों अपने एक अलग दुनिया बसाना चाहते थे, एक अलग तरीके की चीज़, मतलब हर किसी से दूर, हर एक झमेलों से दूर। उन्हें इन सब चीज़ों में कभी पड़ना ही नहीं था। लेकिन किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि अनजाने में जानबूझ के कैसे भी वो इस सब में पड़ ही गए। इन सब में किस्मत ने उन्हें डाल ही दिया, और अंत में उनका अंत कुछ इस तरीके का था। सॉन्गलैन जिंदा था, श्रेया सिंचैन मर चुका था, और सॉन्गलैन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसकी लाइफ कहाँ पे है। क्या उसकी लाइफ में अब जिंदा रहने के लिए कुछ बचा है? विंग ने श्याओ सिंचैन सॉरी सॉन्गलैन की करीब बढ़ते हुए उसको एक चीज़ समझाई कि भले ही हम दुनिया में कितने भी अकेले क्यों ना हो जाएं, जब तक हमारी आखिरी सांस है ना, हम इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते। हम कभी भी किसी एक इंसान के लिए अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि इस चीज़ से हम उस इंसान को भी तकलीफ़ देंगे जो कि ऊपर बैठ के हमें देख रहा है। श्याओ सिंचैन सॉन्गलैन ने अपनी लाइफ की बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट की हैं। देखिए, उनकी मेमोरीज में ग्रहण बन के सुयंग आया था। हालांकि सुयंग का भी इसमें कोई दोस्त नहीं था। सुयंग के भी अपने रीजंस थे, हर किसी का अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन उन लोगों की हैप्पी लाइफ पे कहीं ना कहीं सुयंग की नज़र लगी थी। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उन्हीं यादों के सहारे अब विंग ने सॉन्गलैन को सजेस्ट किया था कि वो पूरी लाइफ जिए अपने, और श्याओ सिंचैन के जितने भी सपने उन लोगों ने देखे थे ना, साथ रहेंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे, कितनी जगह घूमेंगे, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है, हर एक चीज़ अब वो पूरा करे। वो अगर इस दुनिया में आना चाहता है वो आए, अगर कल्टिवेशन वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहता है वो करे, अगर नहीं चाहता, उन दोनों की एक अलग मर्जी थी, तो वो एक अलग चीज़ करे, वो अलग तरीके से अपनी लाइफ को जी। लेकिन गलती से भी कभी ये मत करना कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दो, क्योंकि इससे कभी भी श्याओ सिंचैन खुश नहीं होगा, और अगर वो खुश नहीं हुआ तो तुम उसकी आत्मा को तकलीफ दोगे। और किसी की आत्मा को दुखा देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पाप तुम नहीं करोगे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे पास अब जीने की कोई कोई वजह नहीं बची है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे आस पास इतनी कई चीज़ें होंगी जो तुम्हें जीने पे मजबूर करेंगी, तुम्हें जीने के लिए एक हौसला दूंगी, और उसी हौसले को तुम्हें और भी ज़्यादा बरकरार करना है, तुम्हें और भी ज़्यादा बढ़ाना है। अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना लंबा करने की कोशिश करो, कभी भी उसको शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। इसी के साथ लैन वांगजी ने पूरी तरीके से उस तलवार को सॉन्गलैन के हाथ में रख दिया था। सॉन्गलैन ने उन दोनों ही तलवार को अपनी, और श्याओ सिंचैन दोनों की ही तलवार को अपनी पीठ में टक कर लिया, और उन दोनों से इजाज़त लेके वो यहाँ से चला गया। अब सॉन्गलैन तो जा चुका था वेन्निंग की तरफ, अब उन दोनों का ध्यान आया था। विंग ने जल्दी से टर्न होके वेनिंग की तरफ देखा, और उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वेनिंग उसको रिप्लाई करता है कि पता नहीं क्यों उसको एक संदेश मिला था कि विंग और लैन वांगजी दोनों ही
मुसीबत में है तो उससे जाके उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ लैन युआन ने किया होगा, इसलिए वो यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आया था। और लैन युआन मतलब उस संदेश में ही उसे ये भी पता चला था कि शायद वो इस जगह पे गए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पे आया था। अब मुझे नहीं पता कि वो महारानी जिन ने दिया था या फिर लैन युआन ने दिया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये संदेश मिला था। और ये बात जान के विंग की पैरों के तले जो ज़मीन थी ना वो ऑलमोस्ट खिसक चुकी थी, क्योंकि वेनिंग को जैन यांगली से अलग कर देना मतलब इस वक्त कहीं ना कहीं, अगर इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में कोई सबसे बड़ी मुसीबत में है ना तो वो जैन यांगली ही है। इसीलिए उसके सबसे बड़े प्रोटेक्टर को उससे दूर किया गया है। यही चीज़ सबसे पहले विंग के दिमाग में आई थी। लेकिन क्या सच में इस वक्त जैन यांगली मुसीबत में है या फिर ये विंग का वहम है, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।